जन्नत के पत्ते। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना था, जैसे जला हो, या शायद बर्थमार्क। हटो, आई सेड, गेट लॉस्ट। वो आलमी तैश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसे ना करो पिंकी नल, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी, डोली ने पीछे से कहते हुए पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डोली को धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हटा तो उसने जल्दी से शीशा ऊपर किया। अब तुम भी हटो इधर से। वो शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डोली के दिल की बात बताने आई थी और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो उसकी गिरफ्त ज़रा ढीली हुई। हया ने फ़ौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाहीं, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गईं। वो छड्डो बाजी जी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर गिरी तो उसे होश आया। एक झटके से उसने लेवर नीचे किया। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। वो जल्द से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर से देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटक कर एक्सीलेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे थी कि अब वो डोली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया, हया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सलमान साहब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पे अफैज़ो गज़ब छाया था। वो दौड़कर पीछे हटी, तभी पीछे कहीं फ़ोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो। रोहेल, जो सोफे पे बैठा था, एकदम उठा और बहुत सी सीडीज उसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे, ताया फुरकान, दावर भाई, रोहेल, सब। और एक तरफ इरम ज़मीन पे बैठी रो रही थी। दूर कहीं फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं नहीं, वो सर हिलाते हुए खौफ से उन्हें कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हिलता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सब उसका फ़ोन लेने पे तुले थे। दफातन सलमान साहब आगे बढ़े और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे दे मारा। बेहया, बेहया, उसे थप्पड़ों से मारते हुए सलमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज़ डोली की निकल रही थी। वो सलमान साहब नहीं, डोली बोल रही थी। डोली, डोली, पिंकी, बेहया। पिंकी की उंगलियां, फ़ोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी हर सू फैल गई। उसने बेइख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओ खुदाया, वो निढाल सी बैकग्राउंड के साथ पीछे जाकर लगी। उसका तनफ्फुस तेज़ तेज़ चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। फ़ोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन देखी।
प्राइवेट नंबर कॉलिंग। चंद लम्हे लगे थे उसे फैसला लेने में। फिर उसने फ़ोन कान के साथ लगाया लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर की बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के इंट्रेंस गेट पे गाड़ी भेज दें। 9 बजे शोर। उसे फातिहाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूं तनहा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी न कभी लीक हो जाती तो ज़्यादा बुरा होता। उसने बेइख्तियार झुरझुरी ली। इस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पे मजबूर कर दिया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं। प्लेग्राउंड के गेट के साथ तूत का तनावर दरख्त था। वो इसे टेक लगाए मुंतज़िर खड़ी थी। सुर्ख लंबी एयरलाइन कमीज़ और नीचे चूड़ीदार पाजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीन हथेलियों को ढाँक कर उंगलियों तक गई थी। वो कंधों पे ब्राउन छोटी सी स्टॉल नुमा शाल, लंबे बाल पीछे कमर पर गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्तरब सी खड़ी थी, सुर्ख पड़ती नाक लिए दोनों हाथ उसमें रगड़ रही थी। एरम या ज़ारा उसने किसी को नहीं बताया था। यह ख़तरा उसे अकेले ही मोल लेना था। उसने बेचैनी से कलाई से स्वेटर की आस्तीन पीछे हटाई और घड़ी देखी तो 9 बजने में 1 मिनट था। इसी पल से जन से एक कार उसके सामने आके रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज़ और किसी बुत की तरह सीट में देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। 1.5 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुंची। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की मेज़ और कुर्सी जिस पे उसे बिठाया गया। मेज़ पे एक टेलीफोन रखा था, बाकी सारा कमरा खाली था। वो मुस्तरब सी गर्दन इधर उधर घुमा कर देखने लगी। 3 तरफा सफ़ेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार पे वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिमत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक फैली थी। शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दी गई थी। उसने ज़रा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर कर ब्लाइंड किया जाता है। इस धुंधले शीशे के पीछे एक धुंधला मंजर था। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो मुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए लगाया गया था और उसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका समझ में आता था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताइश ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़िह न था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन ही बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पे कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, मेज़ पे रखी हुई कोई चीज़ उंगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था, वो कोई फैसला ना कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था। शायद देख भी उसको रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़िह न थीं। बस एक चीज़ इस ऑफिसर के गंदमी चेहरे के दाएं तरफ वाले आधे हिस्से पे एक बदनुमा सी कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफतन वो शख्स आगे को झुका। वो मेज़ से कुछ उठाकर कान से लगाया। फ़ोन का रिसीवर ट्रिन ट्रिन यकदम हया के सामने मेज़ पे रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था?
اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان کے ساتھ لگا دیا۔ ہیلو،